Good afternoon, students. This is Dr. Amrita Panda, and today I will continue with applications of animal cell culture. In my previous class, we have studied the drug screening and toxicity assay by using animal cell culture. हमने एनिमल सेल कल्चर का एक एप्लीकेशन पढ़ा था, हाउ वी कैन स्क्रीन ए ड्रग. Today we will go for the second application, which is in fact a very important application of animal cell culture, that is application of animal cell culture for vaccine production. So let's start. Before going to deeper, just I would like to introduce you all with the topic. सबसे पहले वैक्सीन कैसे प्रोडक्शन होता है. वैक्सीन है क्या? वैक्सीन वायरस या वायरस लाइक पार्टिकल से बना हुआ एक थेराप्यूटिक ड्रग है. When that is injected into the body of any organism, any human or any animal, it will elicit immune response. तो वैक्सीन वायरस या वायरस जैसा एक पार्टिकल है. जब हम इसको किसी भी एनिमल की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो उसकी इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है और उसकी इम्यून सिस्टम उस वैक्सीन या वायरस लाइक पार्टिकल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है. तो कन्वेंशनली ट्रेडिशनली वैक्सीन चिकन के एम्ब्रियोनेटेड एग के सहायता से बना जाता था. ट्रेडिशनली it is called egg based technology, which is much more outdated and many more other complications are there. The presence of the live cell DNA in the vaccine, many issues raised. So वैक्सीन प्रोडक्शन को शिफ्ट करा गया एग बेस्ड टेक्नोलॉजी से एनिमल सेल कल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी में. और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, अगर हम इन दोनों टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें, जिसका एक डायग्राम मैंने राइट साइड में दिया है. एक है आपका एनिमल सेल कल्चर बेस्ड मेथड, एक है एग बेस्ड मेथड. तो एग बेस्ड मेथड में करीबन 20 to 28 वीक्स लग जाते थे वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए. सबसे बड़ी बात है सीड वायरस को एग एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर इनोकुलेट करा जाता था. तो इतनी ह्यूज अमाउंट में एग का प्रोडक्शन भी एक चैलेंज था, उसके लिए भी टाइम लग जाते थे. बट एनिमल सेल कल्चर यूज करने से हम डायरेक्टली सेल कल्चर को किसी मास्टर सेल बैंक से ऑर्डर करके वैक्सीन को उसमें इनोकुलेट कर सकते हैं, सीड वायरस को उसमें इनोकुलेट कर सकते हैं. फिर वायरस उस सेल कल्चर सेल के अंदर रिप्लिकेट करेगा और फिर वायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे. फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में उसको प्यूरिफाई करके हम अपना वैक्सीन या वायरल पार्टिकल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं. तो इट इज अ बेटर मेथड, सेल कल्चर मेथड, एंड अराउंड 11 वीक required, which is much more less than the egg based technology. तो एनिमल सेल कल्चर के थ्रू वैक्सीन प्रोडक्शन में बेनिफिट ये है कि जब भी कोई पैंडमिक होता है तो हम इनफ क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में वैक्सीन को प्रोडक्शन कर सकते हैं. और वायरस लाइक पार्टिकल्स जैसे कि वायरस के सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स, हेमाग्लूटिनिन, न्यूरामिनिडेज, इनको इजीली प्यूरिफाई कर सकते हैं और वैक्सीन प्रोडक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो क्लोज्ड सिस्टम में प्रोडक्शन होगा. तो ज़्यादातर किस तरह के एनिमल सेल लाइन वैक्सीन प्रोडक्शन में यूज होते हैं, उसमें कुछ पॉपुलर सेल लाइन्स हैं जो कि मेडिन डर्बी कैनाइन किडनी सेल लाइन, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक रेटिनल सेल लाइन पर्सी6, मंकी किडनी सेल लाइन वैरो, ह्यूमन एम्ब्रियो किडनी सेल लाइन HEK293. ज़्यादातर वैरो MDC के
और per C6 ये सब वैक्सीन प्रोडक्शन में यूज होती है। इसका एक जनरलाइज्ड प्रोसेस है कि वायरस को एनिमल सेल के अंदर इनोकुलेट करा जाता है, फिर वायरस उसमें प्रोपागेट करता है, फिर वायरस पार्टिकल्स और वायरस को प्यूरिफाई हार्वेस्ट करते हैं, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से उसको प्यूरिफाई करके फाइनली पॉलिशिंग और पैकेजिंग होती है। तो हम देखेंगे कौन कौन से सेल लाइन है और किस तरह की उनकी प्रॉपर्टी है। जो MDCK सेल लाइन है, दैट MDCK सेल लाइन इज एपिथेलियल सेल लाइन। ये डॉग, एक फीमेल डॉग है कॉकर स्पेनियल, उसकी किडनी की ट्यूबुल से मेडिन और डार्वी के द्वारा 1958 में पहले आइसोलेट करा गया था और ये एक बहुत वाइडली यूज्ड सेल लाइन है। इसको इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन बनाने के लिए यूज करा जाता है पॉपुलरली। और इसमें सबसे बड़ा मेजर सेफ्टी इशू ये है कि जो भी DNA है सेल की उसको हमें रिमूव करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो इसीलिए वायरस पार्टिकल या वायरस को प्यूरिफाई करते समय DNA एंजाइम का ट्रीटमेंट करा जाता है और प्यूरिफिकेशन स्टेप्स फॉलो करा जाता है। इसी तरह ह्यूमन एम्ब्रियोनिक रेटिनल सेल, पॉपुलरली नोन एज per C6 सेल लाइन, ये एक 18 वीक ओल्ड फीटस, एबॉर्टेड ओल्ड फीटस की रेटिनल सेल से आइसोलेट करा गया था। और ये दोनों ही, चाहे वो MDCK हो, per C6 हो, ये सब कंटिन्यूस सेल लाइन है। इनको माने जैसे कि मैंने अपने पहले क्लास में भी बताया था, फाइनाइट सेल लाइन एंड कंटिन्यूस सेल लाइन, दीज आर टू डिफरेंट सेल लाइन। Finite cell line follow the Hayflick limit, means it only divide up to certain passes number, but continuous cell line it can be revived anywhere anytime if we provide fresh medium and space। तो ये इनको कंटिन्यूस सेल में कन्वर्ट करा जाता है। per C6 को कंटिन्यूस सेल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए एडेनोवायरस का E1 रीजन को उसमें ट्रांसफेक्ट करा गया है। एडेनोवायरस टाइप 5 का E1 रीजन ट्रांसफेक्ट करा गया, जिससे ये सेल लाइन एम्ब्रियोनिक रेटिनल सेल लाइन, जो कि एक इपिथेलियल सेल लाइन है, वो कंटिन्यूस सेल लाइन में कन्वर्ट हो गया है, इमोर्टल हो गया है। और इसको वैक्सीन डेवलपमेंट में यूज करा जाता है। कई सारे थेराप्यूटिक प्रोटीन्स भी इससे प्रोडक्शन होते हैं। एक नॉन मैमलियन सेल लाइन है वैरो, जो कि अफ्रीकन ग्रीन मंकी सर्कोपिथिकस एथिपॉस की किडनी सेल लाइन, किडनी से आइसोलेट करा गया है और एस्टेब्लिश करा गया है। ये भी एक कंटिन्यूस सेल लाइन है। और इस वेरोसेल लीनियस, ये क्योंकि कंटिन्यूस है, इसमें क्रोमोसोम एन्यूप्लॉयड है। इस वेरोसेल लाइन को वैक्सीन के लिए ज़्यादातर यूज़ करा जाता है, क्योंकि इसको लार्ज स्केल फर्मेंटर में इजीली सीरम फ्री मीडिया और प्रोटीन फ्री मीडिया में ग्रो कराया जा सकता है। एक दूसरा सेल लाइन है ह्यूमन एम्ब्रियो किडनी सेल लाइन HEK293, ये भी एक इपिथेलियल सेल लाइन है। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी से आइसोलेट करा गया है और एस्टेब्लिश करा गया है। इसको भी कंटिन्यूस सेल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन एडेनोवायरस टाइप 5 से ट्रांसफेक्ट करा गया है और ये इजीली ग्रो हो सकता है सस्पेंशन कल्चर में। जो भी एंकरस डिपेंडेंट सेल्स हैं वो फाइनाइट सेल्स से ज़्यादातर, बट इनको कंटिन्यूस सेल लाइन में कन्वर्ट करा गया है, इसलिए ये सस्पेंशन कल्चर में ग्रो कर सकते हैं सीरम फ्री मीडिया में। Now we will see some examples of vaccines which are produced by using animal cell as the host cell। तो ऐसे ही एक वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का नाम है ऑप्टाफ्लू फ्लूसेल वैक्स, जो कि नोवार्टिस कंपनी के द्वारा मार्केटेड है। ये एक FDA लाइसेंस्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ट्राईवैलेंट सब यूनिट वैक्सीन है। मीन्स इसमें 2 तरह के स्ट्रेन्स मिक्स हैं,
2 influenza A strain H1N1 H3N2 एंड 1 influenza B strain, दोनों वायरस को मेडिन डर्विस के केनाइन किडनी सेल लाइन में इन्फेक्ट करा गया है। एमडीसी के सेल को सस्पेंशन कल्चर में सीरम फ्री मीडिया में ग्रो करा गया। जब वायरस मैंने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया, प्रोपगेट हो गया, तो उसको रिकवर करा गया। उसके लिए सेंट्रिफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, केमिकल डिसरप्शन, क्रोमेटोग्राफी, ये सब प्रोसीड्यूर यूज करा गया ताकि सेल्यूलर डेब्री को एलिमिनेट करा जाए और वायरस पार्टिकल को सेपरेट और प्यूरिफाई करके उसको वैक्सीन की तरह यूज करा गया। यह मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाना चाह रही हूँ, जिसमें पहले यहाँ पे मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाना चाह रही हूँ, जिसमें एनिमल सेल कल्चर का प्री कल्चर पहले लेबोरेटरी स्केल में, स्मॉल स्केल में बनाया गया, फिर हाई डेंसिटी कल्चर के लिए उसको लार्ज स्केल फर्मेंटर में इनोकुलेट करा गया और WHO कैंडिडेट वायरस जो कि सीड वायरस है उसको उसमें इन्फेक्ट करा गया। फिर वायरस प्रोपागेशन के बाद वायरस को सेंट्रिफ्यूगेशन के थ्रू मैंने हार्वेस्ट करा गया, फिर उससे डीएनए रिमूव करा गया और वायरस को इनएक्टिवेट करा गया। वायरस इधर इनएक्टिवेट करने के बाद इनएक्टिवेटेड होल वायरस भी यूज हो सकता है वैक्सीन की तरह, या वायरस को सीटैब या कोई डिटर्जेंट से सॉल्युबलाइज करा जाता है, जिससे वायरस के जो एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन से उनको भी सॉल्युबलाइज करा जा सकता है और उनको स्प्लिट वैक्सीन या सब यूनिट वैक्सीन के द्वारा फाइनली यूज करा जा सकता है, फॉर्मुलेट करा जा सकता है। वायरस को हार्वेस्ट करने के बाद उसको इनएक्टिवेट करा जाता है बाय एडिशन ऑफ बीटा प्रोपियोलैक्टोन, और वायरस पार्टिकल को डिस्ट्रक्ट करने के लिए सीटैब या डिटर्जेंट्स यूज होते हैं, जिससे कि वायरस के एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन, हेमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स सॉल्युबलाइज होकर सेपरेट हो पाए। उसके बाद वायरल प्रिपरेशन को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करके उनको प्यूरिफाई करा जाता है और पूल करके ट्राइवेलेंट वैक्सीन फॉर्म्युलेट करा जाता है। उसी तरह एक और वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इसका नाम है प्रीफ्लूसेल एंड सेल्वापान। ये दोनों बैक्स्टर कंपनी के द्वारा मार्केटेड हुए हैं। ये सीजनल वैक्सीन है और इनएक्टिवेटेड स्प्लिट इन्फ्लुएंजा वायरस है। स्प्लिट इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन्स को प्यूरिफाई करके यूज करा गया है, होल वायरस को यूज नहीं करा गया, तो इसलिए ये स्प्लिट वैक्सीन है। और इसके लिए वेरोसेल को यूज करा गया, जिनको माइक्रोकैरियर बेस्ड बीड में ग्रो कराया गया ताकि वो ग्रो करे और वायरस उनके अंदर रिप्लिकेट करके वायरस को हम हार्वेस्ट कर पाए। तो ये वेरोसेल के अंदर H5N1 और H1N1 वायरल स्ट्रेन को इन्फेक्ट करा गया, देन वायरस को हार्वेस्ट करके उनको इनएक्टिवेट करा गया बाय द एडिशन ऑफ केमिकल्स such as formaldehyde and ultraviolet light irradiation। उसके बाद उसको वायरल पार्टिकल्स को प्यूरिफाई करने के लिए सुक्रोज ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करा गया और प्रोडक्ट को सेपरेट करा गया और प्यूरिफाई करने के लिए मैंने वायरल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए सुक्रोज को रिमूव करा गया और फाइनली स्टेराइल फिल्ट्रेशन के बाद मोनोवैलेंट वैक्सीन बना। तो ये जो प्रीफ्लूसेल है ये एक मोनोवैलेंट वैक्सीन है, बट हमने जो ऑक्टाफ्लू देखा था वो एक ट्राइवैलेंट वैक्सीन है। ट्राइवैलेंट वैक्सीन में इन्फ्लुएंजा के 2 डिफरेंट स्ट्रेन टाइप ए और टाइप बी को मिक्स करा गया था, बट प्रीफ्लूसेल में एक ही वायरल पार्टिकल्स को इन्फेक्ट करा गया है वेरोसेल के अंदर। तो इट इज अ मोनोवैलेंट वैक्सीन। दीज आर माय रेफरेंसेस। तो फाइनली कंक्लूजन में ये बताना चाहूंगी मैं कि
एनिमल सेल कल्चर से हम वायरल वैक्सीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज स्केल में, लार्जर अमाउंट में। जब भी कोई पैंडमिक